चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जो जुड़े हुए हैं उनके साथ में उनको थैंक यू, जुड़े हुए हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसमें देखिए टॉपिक नया आया है फिर बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में है, और साथ में जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता देते हैं। कुछ टॉपिक खत्म हो गए हैं लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। शुरू करने के पहले एक बार फिर इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका जो है ईयरली 2200 कुछ का है ये। हम चूंकि इनके आर्टिकल यूज करें तो हमारे लिए बताना जरूरी है। आप चाहें तो सस्ता करने के लिए इनका 3 साल वाला भी पैक ले सकते हैं, या फिर सीधा 5 साल वाला जो रिसर्च प्रो जो हम एक्चुअली में रिकमेंड करते हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो क्वांट के मामले में आपको सबसे जल्दी सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंडिया का बेस्ट क्वांट न्यूज लेटर है ये। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी बेसिक से एडवांस तक। चलिए शुरू करते हैं बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। बिहेवियरल फाइनेंस एक्चुअल में होता क्या है, बड़ा बेसिक सा आर्टिकल है ऑल्दो, बट काफी कुछ समझने के लिए इसमें आपको भी नई नई चीजें मिलेंगी। बिहेवियरल फाइनेंस एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है जो साइकोलॉजी और फाइनेंस को मिलकर बनी होती है। अच्छा, एक चीज उसमें समझिएगा, ज्यादातर जब अपन सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करते हैं जो क्वांट में काफी होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यही काम ये करता है बिहेवियरल फाइनेंस में, कि बेसिकली क्या है, मार्केट क्या होता है, मास एक मास की क्या व्यू है उसके बेसिस पर कई बार चलता है, राइट। तो ये हो गई बात। Unlike traditional finance, assume that people are rational and make decisions to maximize their wealth. Behavioral finance examine why ways people can be irrational, influenced by emotion, biases and psychological factor. ये इससे ज्यादा ट्रूथ कहीं आप लोगों ने सुना है कभी? तो जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो रमेश जी, जो आप क्योंकि एक्टिव रहते हैं, आपने सुना है कभी इससे ज्यादा बड़ा सच? पीपल कैन बी इरेशनल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, बायसेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। मार्केट में कितना कॉमन है ये बात, रोज होता है, एवरी डे। जितने भी आप ये बड़े लॉसेस, छोटे लॉसेस, जो भी लॉस सुनते हैं ना, ज्यादातर आपको इमोशंस के कारण ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, जो भी कारण होते हो, राइट। सो कितना काम का है बिहेवियरल फाइनेंस, इससे ये पता चलता है। ये आपको समझने में मदद करेगा और कितना आगे ले जाएगा आपको जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनसे। बिहेवियरल फाइनेंस में कुछ बायसेस भी होते हैं, उसको समझते हैं। Biases refer to the systematic pattern or deviation or from rationality and judgment. These biases can often cause investors to make decisions that are purely based on logic. Common biases क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जैसा अभी आपको बताया। ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है, व्यक्ति सोचता है मुझे पता है, राइट। दूसरा होता है लॉस एवर्जन। द बायस डिस्क्राइब हाउ पीपल फियर लॉसेज मोर देन दे अप्रिशिएट गेन्स। देखिए, फॉर इंस्टेंस, लूजिंग 100 रुपीज फील मोर पेनफुल देन गेनिंग 100 रुपीज फील गुड। ये चीज कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? सुनीता जी, बिल्कुल। देखिए, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है यार। 100 रुपए जब इंसान कमाता है ना तो उसको थोड़ा सा खुशी होती है, जब वहीं 100 रुपए गंवाता है उसको ज्यादा दुख होता है। लॉस एवर्जन के चक्कर में कई बार इंसान और ज्यादा बड़े बड़ी गलतियां करता है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना आपने कमाया, जितना आपने गंवाया, दोनों से अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखे। जहां इमोशंस घुस गए ट्रेडिंग में, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। इमोशंस का हमेशा काम जो है वो होता है आपको कहीं ना कहीं, थोड़ा इमोशन तो हर व्यक्ति में होना चाहिए, बट अनकंट्रोलेबल इमोशंस आर अ प्रॉब्लम, राइट। फिर होता है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस क्या होता है? हियर पीपल रिलाई हेवीली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे सी, सच एज ओरिजिनल पीस ऑफ प्राइस ऑफ स्टॉक। दे यूज्ड टू मेक फ्यूचर डिसीजन रिगार्डलेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई चीज रैली कर रही है, हमको लगता है और रैली करेगी तुरंत, तो हमने उसे ले लिया। ये एंकरिंग बायस होता है। ये देखिए कितनी काम की चीजें हैं, ये सब बिहेवियरल फाइनेंस के अंडर पढ़ाया जाता है इन सब चीजों के बारे में, और हम इसको और आगे भी ले जाएंगे बिहेवियरल फाइनेंस को। फिर होता है हर्ड बिहेवियर, सबसे ज्यादा कॉमन। व्हेन इन्वेस्टर्स फॉलो अ क्राउड, दे एंड अप बाइंग और सेलिंग बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग रादर देन डूइंग देयर ओन एनालिसिस। यही चीजों से क्या बचाता है हमें? बिहेवियरल फाइनेंस की कुछ थ्योरी। ये सारे अपने को इन्होंने बायसेस बता दिए। अब अगर ये बायस अपने अंदर, इनको अपने को दूर करना है, अपने को ये सारी चीजों से दूर रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लॉस एवर्जन केवल माइंड सेट नहीं रखना, हमको देखना है। एक चीज और है, लॉस एवर्जन से जो हम पर्सनली यूज करते हैं टेक्निक, क्योंकि हमें भी होता है था, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है यार, लॉन्ग टर्म सोचिए। बहुत ही बेसिक सा फंडा है, लॉन्ग टर्म सोचिए। अगर आपने एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, अच्छे एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ठीक है, सारे लोग निकल जाएंगे, वो एसेट की क्वालिटी क्या है वो अगर आप देखेंगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक। ये हो गई एक बात। हर्ट बिहेवियर की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है। अब उसके बाद मेंटल अकाउंटिंग है नेक्स्ट। क्या होता है मेंटल अकाउंटिंग? हाउ पीपल कैटेगराइज मनी इन देयर माइंड्स। फॉर इंस्टेंस, दे माइट ट्रीट मनी in their savings account differently from the money in their stock portfolio. Even in reality, all money is equal. This is lead to irrational decision like overspending from a bonus fund while being frugal with their savings account. समझ रहे हैं लॉजिक को? बिल्कुल समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल अकाउंटिंग।
ये सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसके बारे में कितने लोग पता नहीं बिहेवियर फाइनेंस को पढ़ते भी हैं। ये तो हमें भी आज ही यही फ्लो बिजनेस के न्यूज़लेटर से ही पता चल रहा है। क्या होता है कि इंसान अपने सेविंग्स में रखे पैसे को अलग तरीके से देखता है, स्टॉक पोर्टफोलियो में रखे पैसे को अलग तरीके से देखता है, सोचता है इसमें से जो कमाई हुई इसको उड़ा दो, राइट, कमाई हुई स्टॉक पोर्टफोलियो से उड़ा दें। क्यों? क्योंकि वो सेविंग्स में नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी मनी इज क्रिएटेड इक्वल, ऑल मनी इज इक्वल। आप ही का पैसा है, आपका बढ़ रहा है तो आपको उसको सेविंग्स में शिफ्ट करना है। कभी सेविंग्स में अगर आपको निकाल करके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको डीमैट में शिफ्ट करना है। ये होता है मेंटल अकाउंटिंग। आपको समझना है कि ओवरऑल ये आपकी नेटवर्थ है, कम ज्यादा हो रही है, किस वजह से हो रही है, सारी चीजें अपने को देख के रखना है। फिर आता है प्रोस्पेक्ट थ्योरी नेक्स्ट, डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनमैन। ठीक है, डैनियल कैनमैन के थ्रू बनाया गया, और एमोस ट्रेवर्सकाई, इन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी की। प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लोर हाउ पीपल परसीव गेन्स एंड लॉसेस डिफरेंटली। इट शोज दैट पीपल आर मोर सेंसिटिव टू लॉसेस देन टू गेन्स, लीडिंग देम टू मेक रिस्क एवर्स और रिस्क सीकिंग डिसीजंस इन इनकंसिस्टेंट वेज। समझिएगा, लोग क्या होते हैं, लॉसेस को लेके ज्यादा सेंसिटिव होते हैं गेन्स के में खुश होने के मुकाबले। जब 100 रुपए का प्रॉफिट, जैसा अभी इन्होंने एग्जांपल दिया, जब 100 रुपए का प्रॉफिट होता है हम सोचते हैं 1000 रुपए का प्रॉफिट हो अब इसके बाद, राइट, और ज्यादा एग्रेसिव। और जब 100 रुपए का लॉस होता है वी गेट लाइक ओ 100 रुपए का लॉस हो गया। कमाएंगे 1000 रुपए जब, तब वो उतनी खुशी नहीं देगा, लेकिन जब वो 100 रुपए का लॉस होता है इंसान को ज्यादा दुख होता है। एटलीस्ट मेजोरिटी लोगों में रिस्क एवर्स रहते हैं लोग, राइट। तो उन्होंने प्रोस्पेक्ट थ्योरी बनाई। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने इमोशंस को दूर रखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 साल 5 साल का हॉराइजन लेके चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये शॉर्ट टर्म में ये सब ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, हमने पर्सनली फेस की हुई ये प्रॉब्लम, तो वहीं से हमने फिक्स किया। फिर आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग refers to how information is presented to people. The same information, it framed differently, can lead to different decisions. For instance, presenting an investment as 80% likely to succeed may attract more interest from framing as it 20% likely to fail. समझिएगा, even though both statements are the same thing. क्या बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि 80% सक्सेस रेट जब अपन किसी को बताते हैं तो वो ज्यादा खुश होते हैं, मगर वो उस 20% को इग्नोर कर देते हैं उस समय। तो वो 20% लाइकली टू फेल लोगों को रिस्क एवर्स बनाएगा, लेकिन वो 80% जब उनको बोलते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये चीज है। फिर आता है रिग्रेट थ्योरी। रिग्रेट थ्योरी क्या है? रिग्रेट थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट पीपल एंटिसिपेट रिग्रेट इफ दे मेक रॉन्ग चॉइस। Regret theory explains that people anticipate regret if they make a wrong choice, and this influences their decision. For example, an investor might avoid selling a declining stock because they fear or regret of selling a loss, even though holding will lead to a bigger loss. कितना कॉमन है ये बात, इतना कॉमन है कि हम 11 साल हो गया ट्रेडिंग करते हैं, हमने लास्ट मतलब जब से देख रहे हैं क्या होता है, गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए कहते हैं, राइट। दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि लॉस होना शुरू होता है, रिकवर करेगा, मार्केट रिकवर करेगा करके होल्ड करे रहते हैं। कोई स्टॉप लॉस का सीन नहीं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, नॉर्मली इन जनरल ऑप्शंस के अंदर ये बहुत होता है ये सब, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डर बिल्कुल नहीं रहेगा, इवेंचुअली दे विल रिकवर। चाहे आप वो ETFs के थ्रू ले लीजिए, चाहे आप अच्छे स्टॉक्स को ले लीजिए, आपको फियर नहीं रहेगा। सो ये चीज है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं या तो खुद अच्छे स्टॉक्स के एनालिसिस कीजिए, या फिर कोई अच्छे सोर्स से कीजिए, या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड देखिए, या कोई अच्छा ETF देखिए, वो भी ठीक है, अच्छे फंड्स हैं। या फिर आप सीधा आप यहाँ फ्लो बिजनेस का अपना, इन लोगों का अपने एनालिसिस होते हैं, वो भी जिनको पिक करते हैं अच्छे ही क्वालिटी, क्योंकि इनकी अपनी रिसर्च होती है। प्लस अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। आगे चल करके उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। बाकी क्वांट के अंदर जरूरत नहीं है, हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वाले चैनल पे अपन कर लेंगे जो डीप वैल्यू है उसमें। फिर आता है इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें क्या होता है बिहेवियर फाइनेंस मेजर इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल में, हियर हाउ इट्स प्लेड आउट, ठीक है। क्या होता है? मार्केट बबल एंड क्रैशेस। हर्ट बिहेवियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन क्रिएट मार्केट बबल which assists prices as driven to the unsustainable levels, eventually leading to a market crash. क्या होता है? हर्ट बिहेवियर से मार्केट में बबल बनता है, और उसके बाद वो जो अनसस्टेनेबल लेवल्स होते हैं उनसे मार्केट क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म ऑफ्टन लीड टू collective investor psychology. A wave of positive sentiment can push the price up and the negative is to sell out. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सेंटिमेंट के बेसिस पर बाइंग या सेलिंग होती है। फिर आता है मिस प्राइसिंग। ड्यू टू बायसेस लाइक एंकरिंग और फ्रेमिंग, इन्वेस्टर माइंड मिस प्राइस एन एसेट, राइट, creating opportunities for arbitrage but also increasing the risk of volatility in the market. ये जो मिस प्राइसिंग है ये हम डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में समझते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मिस प्राइसिंग को पकड़ करके आप पता कर करके आप उसमें से रेवेन्यू कर सकते हैं,
राइट। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में यही किया जाता है। फिर आता है स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड बिहेवियरल फाइनेंस, जो बायसेस, स्ट्रेटेजी टू अवॉइड बायसेस इन बिहेवियरल फाइनेंस। तो स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं इसमें, ये समझिएगा। रिकॉग्नाइजिंग मैनेजिंग फाइनेंशियल डिसीजन, हियर सेटिंग क्लियर गोल्स, क्लियर रूल्स। सबसे पहले क्लियर रूल्स बनाने बहुत जरूरी है। हैविंग इन्वेस्टमेंट रूल्स कैन रिड्यूस इमोशनल डिसीजन को रिड्यूस करता है, सच एज डिसाइडिंग इन एडवांस टू सेल अ स्टॉक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट। जैसा हमने ईटीएफ के बारे में आपको बताया, वो डाइवर्सिफिकेशन कर देता है। मल्टीपल स्टॉक्स में आपका पैसा होता है तो एक कंपनी पर रिलायंट नहीं होते। चाहे आप निफ्टी बीज ले लीजिए, चाहे आप बैंक बीज ले लीजिए, चाहे आप कोई और अच्छा ईटीएफ ले लीजिए। इवन म्यूचुअल फंड में भी जो अच्छे फंड्स हैं उसमें भी ऐसे ही होता है ना, मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा होता है तो बहुत रिस्क एटलीस्ट बटा हुआ होता है। फिर आता है रेगुलरली रिव्यूइंग गोल्स, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको रिव्यू करना, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग से बचने का। फिर आता है सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लोगों के साथ में बैठिए जो यही काम करते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छा। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें वही लोग वही काम करते हैं, उनका मेन गोल है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल कर देना। तब आपके लिए वो बेनिफिशियल है, तब उनके लिए वो बेनिफिशियल है, वरना कोई उनके फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से वो लोग ध्यान रखते हैं। तो इसमें इतना ही है, ये हमारा बिहेवियरल फाइनेंस का एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। हमें बड़ा पसंद है, आर्टिकल काफी अच्छा लिखा हुआ है। तो इसमें इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट में अभी आप लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं जुड़े रहें, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।